गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं। दूसरी तरफ इजरायल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इजरायल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। गाजा का युद्ध अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जब हमास से ज्यादा इजरायल की पब्लिक डरी हुई है। नेतन्याहू इन प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच विलन बन चुके हैं, क्योंकि हमास तो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल बमबारी रोकने के लिए राजी नहीं है। हमास के कब्जे में अब भी करीब 125 बंधक हैं और हमास उनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इजरायल की तरफ से सीज फायर नहीं होता है। यही वजह है कि युद्ध का मिसमैनेजमेंट अब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच सबसे बड़ी दरार बन चुका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट आमने सामने आ गए हैं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इजरायल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है, लेकिन इजरायल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इजरायल की मीडिया का दावा है कि इजरायल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो गया है। जेरूशलम पोस्ट में जो खबर छपी है उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई तू-तू मैं-मैं। टाइम्स ऑफ इजरायल में खबर ये छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है। नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक घिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है। एक बड़ी मीटिंग में नेतन्याहू थे, रक्षा मंत्री गैलेंट थे और साथ में इजरायल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी थे। इजरायल की मीडिया का दावा है कि रोनेन बार ने कहा, हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई। इस दौरान सभी मोर्चों पर गहराई से चर्चा हुई। नेतन्याहू ने तभी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को रोका। वो बोले, क्या आपने ऐसी जरूरी चर्चा रक्षा मंत्री से ही कर ली? इस बार शिन बेत के चीफ रोनेन बार ने कहा, हाँ, इसमें सवाल किस बात का है? तब नेतन्याहू ने कहा, जितना मुझे याद है शिन बेत और मोसाद ये दोनों प्रधानमंत्री के तहत आते हैं। ये बात रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को अखर गई। गैलेंट ने नेतन्याहू से फौरन पूछा, क्या आप रक्षा मंत्री को युद्ध पर जरूरी बातें करने से रोक रहे हैं? इस मामले में आप क्या करेंगे अगर रक्षा मंत्री का इसमें दखल नहीं होगा? इस पर नेतन्याहू ने कहा, युद्ध को लेकर जो चर्चा होगी वो यहीं मेरे साथ होगी। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट फिर भड़के और लगा कि वो गाजा पर बमबारी को लेकर नेतन्याहू से आर पार करने के मूड में है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, जब भी आप युद्ध को लेकर चर्चा करते हैं हम मीटिंग में पूरी तैयारी से आते हैं। इस तैयारी के लिए भी मुझे अफसरों से बात करनी होती है। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की मीटिंग नहीं करते हैं। अब यहीं पर नेतन्याहू का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें उनकी कमियां बता रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल है कि इजरायल की पब्लिक क्या करेगी? क्या इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की लड़ाई सड़क तक पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है? Blood of the hostages is on your hands. You are complicit in their criminal abandonment. We received another chilling testament today proving the desperate situation in Hamas captivity. The hostages are out of time. Soon, even those who managed to survive this long will no longer be among the living. They must be saved now. 218 दिन की लगातार बमबारी के बाद भी इजरायल अब तक हमास को खत्म नहीं कर पाया है। हालात ये हो गए हैं कि इजरायल दक्षिणी गाजा का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है, लेकिन अब तक उसके युद्ध वाले लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। रफा कैंप में इस वक्त खून खराबे का दौर जारी है। अब हालात ये है कि रफा के साथ साथ उत्तरी गाजा पर एक बार फिर से तेज बमबारी शुरू कर दी गई है। בצפון עזה בשעה האחרונה מטוסי קרב תוקפים מטרות טרור ברחבי ג'באליה. הבוקר התחלנו בהליך פינוי זמני של מרחב ג'באליה
מאזור זה לעבר מרכז הרצועה, וזאת כחלק מהערכות שלנו לפעולה צבאית במרחב. זיהינו בשבועות האחרונים ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות בג'באליה, ואנחנו פועלים שם כדי לפרק את הניסיונות הללו. इजरायल हमास की तलाश में है और हमास के कब्जे में इजरायल के 125 बंधक हैं। बताया जा रहा है कि इस बार नेतन्याहू ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर ऐसा वॉर प्लान बनाया है जिसमें हमास का जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि नेतन्याहू अब एक तरफ पब्लिक के गुस्से में घिर चुके हैं तो दूसरी तरफ वॉर कैबिनेट में हुई बगावत ने नेतन्याहू के हौसलों को बड़ी टक्कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की टक्कर ने इजरायल की वॉर पॉलिटिक्स को उजागर कर दिया है। नेतन्याहू पर नाकाम प्रधानमंत्री का टैग लगाया जा रहा है और अब रक्षा मंत्री और उनकी एजेंसियों ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है। तेल अवीव की सड़कों पर लगातार मजमा निकल रहा है। लोग युद्ध रोककर बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि नेतन्याहू अपने वॉर एजेंडे और बंधकों को छुड़ाने वाली डिमांड के बीच फंस कर रह गए हैं। I don't think that we have to be in Rafah just now. I think that the only thing that the Israeli government should do and make any action and any force is to rescue and free the hostages. This is the first mission that our Prime Minister and the government has to do right now. Rafah can wait. I don't believe that this is the most important action that should be taken just now at this moment. नेतन्याहू ने अपना पूरा फोकस दक्षिण गाजा के रफा को बनाया हुआ है। यहाँ करीब 20 लाख आबादी का जो बड़ा हिस्सा बचा है वो यहीं पनाह लिए हुए है। वहीं रफा और इजरायल बमबारी ना करे इसके लिए अमेरिका से भी हथियारों का ऑर्डर ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन नेतन्याहू बोल चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो नाखूनों से भी लड़ेंगे और इस वक्त वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े कमांडर ने ऐसी बात कह दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब हार का डर सताने लगा है। रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की का अब अपनी ही राजधानी कीव में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। महीने बाद 5 मोर्चों पर हमला। हालात ये हो गए हैं यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले। खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Мы же заберем его оттуда вместе с вами. Я лежала на диване, экран надо мной. Хотя бы новости 2 дня, так и дай мне нет страшно. Я лежала на диване, экран надо мной. Лежишь и думаешь, что убьют час и через час. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में
कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया कि बोरिसिवका, ओहिटसेव, पिलना और स्टिलेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनिवका पर भी कब्जा किया है। कीव में बजा सायरन, जीत लिए 5 इलाके। जरा कीव का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला मीडिया से बात कर रहे थे। तभी अचानक रूसी मिसाइल और ड्रोन के हमलों को देखते हुए पूरे कीव में जोरदार तरीके से सायरन बजने लगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला बोलते हुए अचानक रुक गए। मौत उसके सर पर मंडरा रही थी। सायरन की जोरदार आवाज सुनकर जेलेंस्की को मजबूरी में सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на Сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу у свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. हारता यूक्रेन एक एक करके सारे इलाके हारता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि खार्किव में रूसी सेना 10 किलोमीटर अंदर तक पिछले 24 घंटे में घुस चुकी है। जबरदस्त मिसाइल हमले, टैंक, ड्रोन से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी माना है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुछ दावों के मुताबिक 800 दिनों से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन की कुल जमीन के 18% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यानी यूक्रेन के 5वें हिस्से पर इस वक्त रूस कब्जा जमाए बैठा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि यूक्रेन के स्टिलेचा और प्लेटेनिवका, साथ ही क्रास्ने, मोरोकोवेट्स, ओलिनिकोव, लुक्यांस्की और हैतिशे में लड़ाई जारी है, लेकिन मुकाबला काफी कठिन है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. हारते यूक्रेन को बचाने के लिए वैसे तो नेटो के 32 देश जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें नेटो देश अमेरिका यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नई 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जारी की है ताकि हारते यूक्रेन को जिताया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस में पुतिन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के घातक हथियारों की प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस से जो भी पश्चिमी देश टकराएगा उनके हथियारों को रूस भून कर रख देगा। पुतिन की विश्व युद्ध टीम जंग में उतरे 6 यार। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमा टोकायेव, किर्गिस्तान के सादिर झापारोव, आर्मेनिया के निकोल पशिन्यान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। – 1500 किलोमीटर दूर से जंग जीतेगा यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि 26 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन रूस को तगड़ी टक्कर दे रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस को कितना नुकसान हुआ है। कीव ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूसी सेना के 54 टैंक यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिए, जबकि 4400 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस 7 दिन में 100 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खो चुका है, जबकि 137 रूसी तोपखाने सिस्टम 7 में ध्वस्त हुए हैं। वहीं 143 ड्रोन रूसी सेना के 7 दिन में नष्ट हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 7434 टैंक तबाह हो चुके हैं,
14,313 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 9,826 ड्रोन भी रूस 26 महीने से ज्यादा की जंग में खो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन और नेटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1,500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया था। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्य नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे। यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करे। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем там, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим за стол и подписать бумаги, которые нам необходимы. कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास में जिस बड़े पैमाने पर हमले किए हैं वो निश्चित तौर पर यूक्रेन के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस के नए हमलों का मुकाबला कब तक कर पाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रणनीति के बारे में बताया है। न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भगवंत मान ने दिल्ली और पंजाब के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर दी है, जो कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को हैरान करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान। मान साहब, आप दिल्ली में रोड शो करने आए थे, आपको दिल्ली के उम्मीदवारों ने बुलाया था, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो रोड शो आपको अकेला करना था उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ आ गए। क्या आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप रोड शो करेंगे, क्योंकि पूरा रोड शो की तैयारी आपके रोड शो की थी? देखो, आपने पहले ही सवाल उम्मीद का किया, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो रोड शो तो मेरे 2 दिन के लिए रखे हुए थे, तो उसमें अरविंद जी का आना हमें थोड़ा ये था कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो दिल्ली का प्रचार नहीं थमेगा। अगर वो आ गए तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे ख्याल में जेल से 1 घंटा भी निकले हुए नहीं हुआ, तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कल मैं भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा। रोड शो आपका था? उन्होंने कहा कि भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा, क्योंकि रोड शो रखा हुआ था। 1-1 पंजाबी में कहावत है, 1-1 2-11 2-11 तो 2-11 हो जाए। तो मान साहब, आपने जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ की, आप लोगों ने कंफ्यूजन फैला दिया है कि प्रधानमंत्री को लेकर कि वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि कोई पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 75 के बाद रिटायरमेंट होगी। तो ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, जबकि बीजेपी में, एनडीए में तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में इनका अपना रूल है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आनंदीबेन का बयान सुना होगा, इवन गृह मंत्री जी का बयान है कि हमारी पार्टी में 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जी जो माननीय स्पीकर रही हैं, तो उनको रिटायर कर दिया। मार्गदर्शक मंडल बना लिया एक कि उसमें चले जाएंगे। तो जब अपने लिए मार्गदर्शक मंडल आ रहा है
बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो कहते ना जी प्रधानमंत्री पे ये रूल लागू नहीं होता। तो हमने तो ये भी कहा था, इसका तो जवाब दे दिया। हमने ये भी कहा था कि योगी जी को इलेक्शन के 2 महीने बाद निपटाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो तो कन्फर्म है ना, इसके पक्ष में तो आ गए। मोदी जी खुद बोल दे, मोदी जी को खुद देश को बोलना चाहिए। लेकिन योगी जी इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी खुद बोल दें कि हाँ 75 साल वाला जो रूल है वो मेरे पे लागू नहीं होगा, तो मतलब हाँ वो ये तो बहुत बात हो गई ना कि मंत्री के लिए कानून और संतरी के लिए कानून और। तो अब अपने लिए जब अपने पर आया तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। जब किसी को निपटाना था अडवाणी जी को, तो वो कानून ले आए, रूल ले आए। लेकिन आज आप लोगों ने 10 गारंटियां जारी कर दी। आप लोग पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर 20 सीटें हुई, 2 सीटें गुजरात में लड़ रहे हैं, 1 सीट आप कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, 2 सीट असम की लड़ रहे हैं। तो इतनी कम सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और आप लोगों ने पूरे देश के लिए 10 गारंटियां दे दी। तो इंडिया गठबंधन का हम भी तो हिस्सा है। लेकिन खुद ही बोल दिया। लेकिन ये मंच तो आपका मंच था ना, आम आदमी पार्टी का मंच था। आम आदमी पार्टी हम सब मिले हुए, सब पार्टियां, उसमें तेजस्वी जी की पार्टी है, कांग्रेस है, उसमें ममता जी की पार्टी है, उसमें अखिलेश जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी, माननीय फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसमें अपना जो विजयन जी की पार्टी है। सबको आप तैयार कर लेंगे कि इन गारंटियों तो शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, राष्ट्रीय सम्मान पे कौन नहीं मानेगा? ये तो सबका होना चाहिए। ये तो हमारा मतलब ये बातें अभी गारंटियों में कहनी पड़ रही है, ये तो पहले लागू हो जानी चाहिए थी। आजादी से कि तुरंत बाद ये लागू हो जानी चाहिए थी कि सभी स्कूल, सभी अस्पताल, सभी लोगों को बिजली से फंडामेंटल राइट है ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब पार्टियों से बात करेंगे। मान साहब, दिल्ली में आप आते हैं, पंजाब दिल्ली के रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ आते हैं, जो कांग्रेस के नेता उनका समर्थन भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटें आप लड़ रहे हैं। पंजाब में आप कहते हैं 13-0 कर दूंगा, कांग्रेस को भी साफ कर देंगे वहां पे। तो 13-0 कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, वहां पर आप कांग्रेस के नहीं 13-0 जाएंगे कहाँ? 13 की 13 वो तो देश के लिए जाएंगे ना। इंडिया गठबंधन मैं अभी भी कहता हूं, जहां भी इंडिया गठबंधन का कोई बंदा है उसको जिताओ। आप सिर्फ कांग्रेस को मान रहे हो इंडिया गठबंधन। नहीं, कांग्रेस अगर जीतेगी तो वो सीटें भी तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी। तो मैं जीतूंगा, वो भी तो यहीं आएंगे ना। और पंजाब तो आप चाहते हैं कि आप जीत के पंजाब की सीटें? पंजाब में कांग्रेस खत्म है नहीं पंजाब में। पहले ही 17 सीटें हैं, 17 में से भी इनका आपस में झगड़ा है, कोई ये ग्रुप है कोई वो ग्रुप है। पंजाब से 13 जीतकर देश के लिए दूंगा, संविधान बचाने के लिए दूंगा। पंजाब से 13 जीतकर गठबंधन के लिए दूंगा, लोकतंत्र बचाने के लिए दूंगा। लेकिन पंजाब के जितने नेता हैं, चाहे एलओपी हों या बाकी नेता हों, रोज आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगाते हैं। जो पहलवान हारता है ना, 2 पहलवान कुश्ती करते हैं, जिसको पता होता है मैं हार रहा हूं, फिर वो क्या करता है, वो कभी वो काटने लगता है, कभी कान पर वो दंदी, कभी कोई हार तो रहा हूं, अब दाव पेच तो है नहीं, तो ऐसे गलत हरकतें करता है। तो ये गालियां जो उठ के मुझे देते हैं कांग्रेस वाले पंजाब में, उनकी हिम्मत तो ये है नहीं कि हरा दे। तो मान साहब, एक चीज आपने कभी, क्योंकि आप पे रोज आरोप वहां पे वो लगाते हैं, क्या दिल्ली में जब आप आते हैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आप रैलियों में भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन के यानी बड़े नेताओं के साथ तो आपकी मुलाकात होती है, आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या वो जो पंजाब में जिस तरह की कटुता है वो एकदम ऐसा लगता है? बंगाल में भी तो ऐसा है ना। हाँ, तो कांग्रेस और ममता जी अलग लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ममता जी बिल्कुल अलग। हाँ, तो फिर सेम ही है। तो यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, कई समझौते लोकसभा के लिए, देश बचाने के लिए भी करने पड़ते हैं। हमने 3 सीटें दी ना इनको, अदरवाइज इनकी 15 में और 20 में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी। लेकिन हमने 3 सीटें दी, लड़ लें, अच्छे तरीके से लड़े, जीतें देश के लिए, गठबंधन के लिए। 3 सीटें बढ़ेंगी, 7 की 7 होगी तो 7 बढ़ेंगी। हम अपनी सीटों पे लड़ रहे हैं, कल हम 2 पे गए थे, आज भी 2 पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।